हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश। और इस सीरीज में हमने स्टार्ट किया था स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ना। हमने बहुत सारी बातें करी थी अभी तक डिस्क्रिप्टिव स्टैट के बारे में। डिस्क्रिप्टिव स्टैट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मीन, मीडियन, मोड, है ना। सैंपल कलेक्शन कैसे करेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है। तो ये बहुत सारी बातें हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैट के बारे में बात करी। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको ये भी बताया था कि कुछ बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट जो कि इन्फरेंशियल स्टार्ट के बारे में हमने बताए थे आपको। तो इन्फरेंशियल स्टार्ट में हम करते क्या है कि जो भी हमको डेटा मिलता है वो सैंपल का डेटा होता है, लेकिन जो चूंकि पूरे पॉपुलेशन पे काम करना या तो लिमिटेशन होती है, या तो हमारे पास टाइम नहीं होता, या हम कम एफर्ट में करना चाहते हैं, या तो हम या पॉसिबल नहीं है पूरे पॉपुलेशन पे काम कर पाना। तो जब पूरे पॉपुलेशन पे काम करना पॉसिबल ना हो तो ऐसे केस में हम सैम्पलिंग करते हैं। और सैम्पलिंग पे कुछ कैलकुलेशन करेंगे, कुछ हमारी हाइपोथेसिस होगी, उसकी हम टेस्टिंग करेंगे। तो और जो भी रिजल्ट आएगा, तो वर्क तो आपने किस पे किया है, सैंपल पे किया है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो आप पूरे पॉपुलेशन के लिए क्या करेंगे, इम्पोज करेंगे। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मुझे ये पता करना है कि आपकी क्लास में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो ये जानने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर आपकी क्लास की स्ट्रेंथ 100 है तो मुझे एक एक करके पर्सनली सबसे पूछना पड़ेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो इसमें होगा क्या, पूरी पॉपुलेशन पे काम करने में मुझे क्या होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे केस में तो 100 लोगों का रिस्पॉन्स लेने में 1 घंटे निकल जाएंगे, है ना। दूसरा क्या है कि मैं क्विक तरीका निकालता हूँ कि रैंडमली आई आस्क 2 to 3 पीपल या उससे भी ज़्यादा, 2-3 लोगों को पूछ लिया, भाई जो भी समझ में आया वो जो मैंने बताया अभी वो समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर वो लोग बोल देते हैं कि ठीक है समझ में आ गया, मतलब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरी सैम्पलिंग जो है अगर वो बायस है, अगर मान लिया जानबूझ के मैंने किसी ऐसे आदमी से क्वेश्चन पूछा, ऐसे बच्चे से क्वेश्चन पूछा जो क्लास में बड़ा सिंसियर है, तो ऑब्वियस है वो तो आंसर यस ही देगा क्योंकि वो सुन रहा था। अगर मैं टारगेट करूं कि मान लो कोई बच्चा क्लास में सो रहा था या मोबाइल में लगा हुआ था या कुछ और कर रहा था एक्टिविटीज, उसको टारगेट करके पूछूंगा तो ऑब्वियस आंसर क्या आएगा, नो आएगा। तो इसका मतलब अगर मेरी सैम्पलिंग बायस होती है तो जो कंक्लूजन निकलेगा वो भी गलत निकलेगा। अगर सैम्पलिंग फेयर है, अगर किसी को मैंने टारगेट करके क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो सैम्पलिंग क्या जो कंक्लूजन होगा, जो हमारा कैलकुलेशन का कंक्लूजन होगा वो सही आएगा। और वो जो आएगा, अगर 3-4 लोगों ने बोला कि समझ में आ गया, मतलब वो रिजल्ट मैंने इम्पोज कर दिया पॉपुलेशन पे। आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि जो भी कंक्लूजन सैम्पलिंग में कैलकुलेशन करके निकलेगा वो हम पूरी पॉपुलेशन के लिए अप्लाई करेंगे। अब अगर मैंने सैम्पलिंग में गलती कर दी तो ऑब्वियस से मेरा जो रिजल्ट है वो भी गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हम बायोस्टैट की लिमिटेशन पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो उसका मिसयूज भी किया जा सकता है, गलत सैंपल्स यूज करके कोई कंक्लूजन को प्रभावित किया जा सकता है। ठीक है। तो अब हम इसके बाद के लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं इन्फरेंशियल स्टैट के बारे में। तो इन्फरेंशियल स्टैट को पढ़ने के पहले हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें आने चाहिए। दूसरा, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब भी कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, कौन बहुत सारे टेस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। कौन कौन से टेस्ट होंगे, उनको कब किस टेस्ट को यूज करेंगे वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। बट इररेस्पेक्टिव कि कौन सा टेस्ट आप यूज कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो भी टेस्ट आप कर रहे हो उसमें जो स्टेप्स हैं वो कॉमन होंगे। और इन स्टेप्स को अगर आप सीरियल वाइज याद कर सके कि उसके हिसाब से आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बीएससी का एग्जाम दे रहे हो और या एमएससी का एग्जाम दे रहे हो, या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, बीटेक में हो आप या बी फार्मा में हो या एमबीए में हो, तो इन स्टेप्स को आप याद करें और इनके स्टेप के हिसाब से ही आप एग्जाम में सोल्यूशन जो है, जो प्रॉब्लम है वो करें। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस इसी तरीके से आपकी सिस्टमेटिक बढ़ेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी इन्फ्रेंशियल स्टैट, चाहे वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, चाहे वो टी टेस्ट हो, चाहे वो काई स्क्वायर टेस्ट हो, चाहे वो एनोवा टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, स्टेप्स विल बी कॉमन। ये स्टेप सीरियल वाइज आपको करने पड़ेंगे। और जो फार्मूला है और टी टेस्ट के अलग होंगे, ऑब्वियस है एफ टेस्ट के अलग होंगे, एनोवा के अलग होंगे, या काई स्क्वायर के टेस्ट अलग होंगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे। कोरिलेशन के अलग होंगे, रिग्रेशन के अलग होंगे, लेकिन सब में क्या होगा, ये स्टेप्स कॉमन होंगे। तो देखते हैं स्टेप्स क्या है, याद करिएगा आप। So the process of testing a hypothesis involve following steps। कौन कौन से स्टेप है। स्टेप नंबर 1, जब भी कोई आपको प्रॉब्लम दी जाए, कुछ भी डेटा आपको दी जाए,
तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक हाइपोथेसिस फ्रेम करेंगे। हाइपोथेसिस दो तरीके की होती है, पहली होती है नल, दूसरी होती है अल्टरनेटिव। नल के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट में आपको बताया था मैंने। तो नल हाइपोथेसिस फ्रेम करेंगे। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, मान लिया कि एक ड्रग की कंपनी है और ये क्लेम करती है कि जो ये ड्रग हम नया बना रहे हैं, वो पहले जो ऑलरेडी ड्रग उस मेडिसिन उस प्रॉब्लम के लिए एग्जिस्ट करती है मार्केट में, क्या उसे बेटर है या उसे दोनों के रेस्पॉन्सेस में डिफरेंस है कि नहीं है, ये जानना चाहती है। एक ड्रग मार्केट में है उस डिजीज को क्योर करने के लिए, दूसरी ड्रग कोई दूसरी कंपनी लेके आ रही है, तो क्या जानना चाहेगी कि क्या दोनों को रिस्पॉन्सेस में डिफरेंस है कि नहीं है। तो आपकी नल हाइपोथेसिस क्या होगी, नल हाइपोथेसिस वेरी सिंपल होगी कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, है ना। मतलब जो एग्जिस्टिंग है ड्रग मार्केट में उसमें और जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, दोनों के में कोई डिफरेंस नहीं है। अब वाकई में बात सही है या गलत है, ये तो कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा। तो पहले आपने क्या काम किया, नल हाइपोथेसिस फ्रेम किया। नंबर 2, नल हाइपोथेसिस का जो अपोजिट होगा उसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो जैसा मैंने पहले एग्जांपल दिया, उसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी यस देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द इम्पैक्ट ऑफ या इफेक्ट ऑफ बोथ द ड्रग्स। चलिए, तो ये दो स्टेप्स कॉमन हो गए, कोई भी टेस्ट हो। स्टेप नंबर 3, स्पेसिफिकेशन ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में आपको बताया था, 95% या 99%। अगर आप इस वीडियो के लिए नए हैं तो आप बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट में जाएं, उस वीडियो में देखें, वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो या तो आपको 95% पे करना है या तो 99% करना है, ये डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में क्या दिया गया है ना। तो आप उसे कॉन्फिडेंस लेवल 95% या कॉन्फिडेंस लेवल 99%, या उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। चाहे हम कंफ्यूज मत करिएगा, चाहे मैं बोलता हूं 95% कॉन्फिडेंस लेवल, या मैं बोल सकता हूं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या मैं बोलूं 99% कॉन्फिडेंस लेवल, या मैं बोल सकता हूं 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसको डिटेल में मैंने बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है और बैक जाकर के देख सकते हैं। तो ठीक है, 3 स्टेप हो गए। पहला क्या किया आपने, फॉर्मुलेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस पहले लिख लिया, फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिख लिया। अब आपने देख लिया 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे करना है या 5% पे किया हुआ है। अब अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आपको 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज करना चाहिए। अगर दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तो कितना बाय डिफॉल्ट कितना यूज करेंगे आप, 5%, अदरवाइज 1 भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस किसको देंगे, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। 4, जैसा आपको बताया था कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आप चौथे स्टेप पे क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे कि उसमें कितने सैंपल है। आप ये से आपको बताया था कि जैसे सैंपल में जितने लोग होंगे उनमें से -1 कर देंगे और आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगा। स्टेप नंबर 5, सिलेक्शन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स कंपटीशन। अब 5वें स्टेप पे आकर के आपको ये डिसाइड करना है कि आपको टी टेस्ट लगाना है, इसमें काई स्क्वायर टेस्ट लगाना है, एनोवा लगाना है, या कोई और टेस्ट लगाना है। तो यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा टेस्ट लेना है। मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किस कंडीशन में आपको कौन सा टेस्ट फॉलो करना चाहिए, जो कि बड़ा क्रूशियल स्टेप है किसी भी रिसर्च के लिए। अगर आपको यही नहीं पता चला, आप यही डिसीजन नहीं ले पाए कि कौन सा टेस्ट इस प्रॉब्लम के लिए सुटेबल होगा, तब तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे आप, फिर तो पूरा गलत हो जाएगा। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में अलग से बताऊंगा कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको आप ध्यान में रखते हैं और उसके हिसाब से आप अपने एक्सपेरिमेंट का, अपने रिसर्च का के लिए एक सुटेबल टेस्ट यूज करते हैं। तो ये बाद में बताएंगे। तो स्टेप नंबर 5 में आपने देखा कि हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे और वो टेस्ट को यूज करने के लिए कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 6 पे जाता है। स्टेप नंबर 6 पे जब आप जाएंगे तो यहां पर देखिएगा, फाइंडिंग आउट द क्रिटिकल वैल्यू फ्रॉम टेबल यूजिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये क्या है, इसमें होता क्या है
कि आप स्टैटिस्टिक्स की कोई भी बुक देखिए, नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो मैथमेटिक्स की बुक्स होती हैं उनमें लास्ट में लॉगरिदम की टेबल दी होती है ना। ऐसे ही जितनी भी स्टैट की बुक है, आप कोई भी बुक देखेंगे अपनी लाइब्रेरी में तो आप पाएंगे कि बायोस्टैट हो या स्टैट की जो बुक है उसके लास्ट में कुछ टेबल्स दी होती हैं। तो टेबल का नाम कैसे होगा, जैसे काई स्क्वायर टेबल है ना, NOF टेबल या टी टेबल, ऐसा करके टेबल दी होगी। तो उस टेबल से आपको कुछ वैल्यूज होंगी जो प्री कैलकुलेटेड होगी, स्टैंडर्ड वैल्यूज होंगी, वो स्टैंडर्ड वैल्यू आपको देखनी होगी। तो आप टेबल के बैक में जाइए और वहां पर अगर टी टेस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आप वहां से उस टेबल से स्टैंडर्ड वैल्यू लीजिए। अब स्टैंडर्ड वैल्यू का लेकर के हम करेंगे क्या, ये समझने वाली बात है। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल वैल्यू। वो क्रिटिकल वैल्यू को आप अभी जो ये कंप्यूट किया है आपने टी टेस्ट या एफ टेस्ट या NO या जो भी टेस्ट लगाया है, तो उसकी कोई वैल्यू आई होगी। जो आपके कैलकुलेटेड वैल्यू है उस वैल्यू को जो टेबल की वैल्यू है उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो जो टेबल की वैल्यू आपने रेडीमेड ली है उससे आप कंपेयर करेंगे। अगर आपकी वैल्यू कम है, कैलकुलेशन वाली कम है और टेबल वाली ज्यादा है, तो ऑब्वियस है टेबल वाली इसको एग्जांपल ऐसे समझिए कि आपके पास मान लिया आपके पॉकेट में 100 रुपीज है और सामने वाले के पास 200 है, तो आपके पास जो अपने है मतलब वो कैलकुलेट किया हुआ है और जो सामने वाले के पास है वो टेबल वाले वैल्यू है। तो अगर कोई एक्सचेंज करने को बोलेगा तो क्या करेंगे, सामने वाले के पास पैसे ज्यादा है, आपके पास कम है, बोले एक्सचेंज कर लो, आप कर लोगे। इसका मतलब ऐसे केस में जब आपकी कैलकुलेट वाली वैल्यू कम है और टेबल की वैल्यू ज्यादा है, तो ऐसे में आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। माइंड इट, अगर आपने जो कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू कम है और टेबल में जो आपने वैल्यू देखी उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो चूंकि आपकी कम है और सामने वाली की ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे आपको स्टैट नहीं आता और मैं आपको सही पढ़ा रहा हूं, तो मतलब मेरे पास स्टैट की नॉलेज ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली आप क्या करते हो, आपके पास मान के बैठे हो कि आपके पास कम है, मेरे पास ज्यादा है, तो आप मेरी बातों को एक्सेप्ट कर लेते हो। तो ऐसे ही जब आपने कैलकुलेट किया है, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये एक यूनिवर्सल रूल है, आप कोई भी टेस्ट करें तो आपकी वैल्यू कम होगी, टेबल की वैल्यू ज्यादा होगी, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई, इसका मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। कैसे टेबल की वैल्यू देखेंगे वो मैं आगे लेक्चर्स में बताऊंगा, देखिएगा। सो फाइंडिंग आउट द क्रिटिकल वैल्यू फ्रॉम टेबल यूजिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें वैल्यू कैसे देखते हैं, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी यूज है, आपको किसी लेक्चर में बताऊंगा। 7, अब आप क्या करेंगे, डिसीजन अबाउट द नल हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। जैसे आपको बताया कि अगर आपकी टेबल की वैल्यू ज्यादा है और आपने जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो कम है, तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर देंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अगर इसका उल्टा होता है कि आपने जो कैलकुलेट किया था उसकी वैल्यू ज्यादा आई है, लेकिन जो टेबल की वैल्यू आपने देखी उसकी कम है, तो आपके पास ज्यादा है, सामने वाले के पास कम है, तो आप ऑफर को रिजेक्ट कर देंगे। इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो गई। समझ आ रहा है। तो अगर जब आगे हम पढ़ आने वाले लेक्चर्स में जब हम टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको एक फंडा ज्यादा क्लियर होगा। फिलहाल आप क्या करें, इन स्टेप्स को देख लीजिए कि इसी तरीके से, इसी सिस्टमेटिक तरीके से हम कोई भी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हो उसको हम सॉल्व करेंगे। और पॉइंट नंबर 8, राइटिंग द कंक्लूजन इन सच अ वे दैट इट आंसर द क्वेश्चन ऑन हैंड। इसके बाद क्योंकि हमको पता चल चुका है कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस हमने फ्रेम की थी वो एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है, उसके बेसिस पर हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे। तो ये कुछ हमारे स्टेप्स रहे जिनको हम कोई भी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स सॉल्व करेंगे। आगे चल के इनके सारे स्टेप्स को वन बाय वन इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में ये स्टेप्स को आप नोट कर लीजिए, इनको आप याद कर लीजिए। आने वाले लेक्चर्स में हम स्टार्ट करेंगे, कोई एक टेस्ट शुरू करेंगे और देखेंगे कि ये जो स्टेप्स हमने यूज किए हैं सिस्टमैटिकली इनका कैसे यूज करते हैं हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में। उम्मीद करता हूँ
आपको जितने सारे ये स्टेप्स हैं वो समझ में आए होंगे, आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, अपने नोट्स बना लिए होंगे। क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो आप आगे चल के जो टेस्ट में पढ़ाऊंगा वो आप कंफ्यूज करेंगे, उसमें आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हैं और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।